सुबह के 5:30 थे। पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में दो अफसर अपनी डेली जॉगिंग कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो दो खिलाड़ी उनके आसपास घूम रहे हैं उनके हाथों में AK-47 छुपी हुई है। कुछ ही सेकंड्स बाद गोलियों की आवाज गूंजी। एसएसपी अविंदर सिंह बरार और एसपी KRS गिल जमीन पर गिर चुके थे। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सिर्फ दो पुलिस ऑफिसर्स की हत्या नहीं थी, ये उस समय के पंजाब की तस्वीर थी जहां आतंकवादी सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि राज्य की पूरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे। जहां DIG, SSP और SP जैसे सीनियर ऑफिसर्स तक खुलेआम निशाना बनाए जा रहे थे। जहां पुलिस की वर्दी पहनना खुद एक मौत का वारंट बन चुका था। और शायद इसीलिए आज लगभग 3 दशक बाद पंजाब का वो दौर फिर से चर्चा में है। इस बार वजह है दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म सतलुज, जो पहले पंजाब 95 के नाम से पॉपुलर हुआ था। ये फिल्म ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा की कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने पंजाब में मिलिटेंसी के दौरान हुए इलीगल क्रिमेशंस और डिसअपियरेंसेस के मुद्दे को उठाया था। फिल्म में दिखाया गया DGP बिट्टा का किरदार भी कई लोग KPS गिल से जोड़कर देख रहे हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर एक पुरानी बहस फिर से जिंदा हो गई है। KPS गिल, ये नाम याद कर लीजिए, क्योंकि पंजाब की ये कहानी इस व्यक्ति के बिना संभव नहीं है। क्या KPS गिल पंजाब को बचाने वाले हीरो थे, या फिर वो एक ऐसे सिस्टम का चेहरा थे जिसने आतंकवाद से लड़ते लड़ते कानूनी और नैतिक सीमाओं को पार कर दिया? लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले एक और सवाल पूछना जरूरी है। आखिर वो पंजाब था कैसा जहां KPS गिल, जूलियो रिबेरियो, बेअंत सिंह और जसवंत सिंह खालरा जैसे नाम इतिहास का हिस्सा बने? क्योंकि आज की बहस में अक्सर लोग सीधा नतीजे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस दौर की हकीकत को भूल जाते हैं। ये वो समय था जब पंजाब में सिर्फ पुलिस और आतंकवादियों के बीच जंग नहीं चल रही थी, ये राज्य और आतंक के बीच लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जहां बसों से लोगों को उतार कर मारा जा रहा था, जहां बाजार, पार्क और रेलवे स्टेशन तक सुरक्षित नहीं थे, जहां पुलिस अफसरों के साथ साथ उनके परिवार भी हिट लिस्ट पर आ चुके थे। और यही वो मोड़ था जिसे समझे बिना ना KPS गिल को समझा जा सकता था, ना जसवंत सिंह खालरा को, और ना ही पंजाब के उस खूनी दौर को। आज हम बात करेंगे उस पूरी कहानी की, कैसे पंजाब में खालिस्तानियों का आतंकवाद अपने चरम पर पहुंचा, कैसे राज्य की अथॉरिटी को खुली चुनौती दी गई, कैसे पंजाब पुलिस के हजारों जवान और उनके परिवार इस जंग का हिस्सा बने, और कैसे इसी संघर्ष ने एक तरफ KPS गिल को हीरो बनाया तो दूसरी तरफ उन्हें भारत के सबसे विवादित पुलिस अधिकारियों में भी शामिल कर दिया। ये कहानी सिर्फ एनकाउंटर और ऑपरेशन की नहीं है, ये कहानी है पंजाब के उस दौर की जब हर तरफ डर था, हर तरफ खून था और हर तरफ एक ही सवाल था, आखिर पंजाब को बचाया कैसे गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप द पैम्फलेट और द पैम्फलेट के सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 1984 का जून महीना, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब का माहौल पूरी तरह बदल गया। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में इंडियन आर्मी ने कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद भी मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई, बल्कि उसे एक नई ट्रेजेक्टरी मिली, क्योंकि उसके बाद का सीक्वेंस इतिहास का हिस्सा है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई, फिर एंटी सिख दंगे हुए और 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग में 329 लोगों की जान चली गई। 1986 में जनरल अरुण वैद्य, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार लीड किया था, उनकी पुणे में हत्या कर दी गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खालिस्तानी आतंकवाद धीरे धीरे खत्म हो गया था। हकीकत इससे काफी अलग थी। ब्लू स्टार के बाद पंजाब में हिंसा कम नहीं हुई, बल्कि कई जगहों पर और ज्यादा संगठित और खतरनाक रूप लेने लगी। 1980s के आखिरी सालों और 1990s की शुरुआत तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि हर साल हजारों लोग हिंसा में मारे जा रहे थे। इस दौर को समझने के लिए एक सिंपल सी बात समझिए। मान लीजिए किसी मोहल्ले में पुलिस ही ना हो, कोर्ट ना हो, कानून ना हो, डर ना हो, फिर क्या होगा? जिसके पास बंदूक होगी वही फैसला करेगा कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार में इसे मत्स्य न्याय कहा गया है, जहां ताकतवर कमजोर को निकल जाता है, यानी माइट इज राइट। कौन दुकान खोलेगा और कौन नहीं,
कौन टैक्स देगा और कौन सजा पाएगा। इसीलिए हर मॉडर्न देश एक बेसिक प्रिंसिपल पर चलता है, सिर्फ स्टेट के पास बल प्रयोग का अधिकार होगा। मतलब कानून लागू करने का हक पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के पास होगा, किसी प्राइवेट ग्रुप या हथियारबंद संगठन के पास नहीं। और पंजाब में प्रॉब्लम यही थी। कई इलाकों में आतंकवादी संगठन सिर्फ हमले ही नहीं कर रहे थे, बल्कि लोगों को हुक्म भी दे रहे थे। व्यापारियों से पैसे वसूल किए जा रहे थे, लोगों को धमकी भरे पत्र भेजे जा रहे थे। कुछ जगहों पर यह तय किया जा रहा था कि कौन क्या करेगा, कौन किसकी बात माने और कौन सजा पाएगा। उस दौर में एक कहावत मशहूर हो गई थी, दिन में सरकार राज करती थी, रात में आतंकवादी। यानी कानूनी तौर पर पंजाब भारत सरकार का हिस्सा था, लेकिन जमीन पर कई जगहों पर लोगों को लगने लगा था कि असली डर और असली कंट्रोल बंदूक लेकर घूम रहे संगठनों के पास है। और जब किसी राज्य में लोग कानून से ज्यादा बंदूक से डरने लगे, तब ये स्पष्ट होता है कि स्टेट फेल कर चुकी है और मॉब का शासन आ गया है। इस दौर की असली सिचुएशन समझने के लिए हमें सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशंस नहीं, बल्कि उन आम लोगों की कहानियां भी देखनी होंगी जो इस हिंसा के सीधे शिकार बने। पंजाब से ऋषिकेश जाने वाली बसेस को रास्ते में रोक लिया जाता था। आतंकवादी पैसेंजर्स को नीचे उतारते, उनकी पहचान करते और फिर चुन चुनकर लोगों की हत्या कर देते। ऐसी घटनाओं में दसों बेगुनाह लोग मारे गए, सिर्फ इसीलिए ताकि पूरे समाज में दहशत फैल सके। इसी तरह लुधियाना के एक पार्क में सुबह सुबह वॉक और एक्सरसाइज करने आए लोगों पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। कुछ ही मिनटों में कई लोग मारे गए, बड़े पैमाने पर लोग घायल हुए। रिकॉर्ड्स के मुताबिक मिलिटेंट ग्रुप्स ने अपनी स्ट्रेटजी में शिफ्ट दिखाया। पहले टारगेटेड असैसिनेशंस, फिर मास कैजुअलिटी अटैक्स जैसा 1986 के मुख्तार होशियारपुर बस मैसेकर्स और 1991 के लुधियाना ट्रेन बॉम्बिंग्स, जिसमें रिपोर्टेडली 80 से ज्यादा पैसेंजर्स को गोली मार दी गई थी। इसके अलावा डॉक्टर्स, बैंक मैनेजर्स, फार्मर्स जैसे प्रोफेशनल्स को मिलिटेंट लेटर हेड्स भेजकर टैक्स या प्रोटेक्शन मनी मांगी जाती थी। सिनेमा हॉल्स, शराब की दुकानें, वीडियो पार्लर्स को जबरदस्ती बंद करवाया जाता था। ये भी समझना जरूरी है कि बाहर से ये कॉन्फ्लिक्ट हिंदू वर्सेस सिख दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि मिलिटेंट्स के शिकार बनने वालों में से बहुसंख्या खुद सिख कम्युनिटी के लोगों की थी। ये लोग थे मॉडरेट पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट, गांव के आम लोग और जर्नलिस्ट, जिन्होंने उनके कमांड्स मानने से इनकार किया। हालत सिर्फ सड़कों और गांव तक सीमित नहीं थी, डर धीरे धीरे स्टेट के इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच चुका था। कई जर्नलिस्ट को धमकियां मिल रही थी, कई लोग खुले तौर पर मिलिटेंट्स के खिलाफ लिखने या बोलने से कतराते थे, और कोर्ट रूम्स का माहौल भी इस असर से बचा नहीं था। गवाह सामने आने से डरते थे और कई हाई प्रोफाइल केसेस में न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी। यानी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं रह गई थी, राज्यों के वो संस्थान जो कानून और न्याय को जिंदा रखते हैं, वो भी इस माहौल के दबाव को महसूस कर रहे थे। पंजाब पुलिस की बात अक्सर एनकाउंटर्स और ऑपरेशंस के संदर्भ में की जाती है, लेकिन इस संघर्ष की एक और सच्चाई है। इस लड़ाई में पंजाब पुलिस ने भी भारी कीमत चुकाई। लगभग 1700 पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल्स की हत्या हुई। ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, हर पुलिस कर्मी के पीछे एक परिवार था, माँ बाप थे, पत्नी थी, बच्चे थे। जब हम पंजाब के उस दौर को देखते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले लोग भी रोज अपनी जान दांव पर लगाकर घर से निकलते थे और कई बार वापस लौटकर नहीं आते थे। 1981 में लुधियाना के दहेरू गांव में पंजाब पुलिस का पहला शहीद रिकॉर्ड हुआ। इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह भजवा और कांस्टेबल सूरज सिंह बब्बर खालसा के आतंकवादियों के हाथों मारे गए। ये शुरुआत थी एक लंबी लिस्ट की। 1983 में डीआईजी अख्तर सिंह अतवाल को गोल्डन टेम्पल के बाहर प्रार्थना करने के बाद खुलेआम गोली मार दी गई। उनका शव 2 घंटों से ज्यादा देर तक सीढ़ियों पर पड़ा रहा। लोकल पुलिस की हालत और भय इसे समझिए कि अपने ही डीआईजी की बॉडी को 2 घंटे तक पुलिस रिकवर करने में असमर्थ थी। अब हम चलते हैं 1987 में, वही घटना जिससे हमने शुरुआत की थी। एसएसपी अविंदर सिंह बरार और एसपी केआरएस गिल
स्पोर्ट्समैन का भेस बदल कर आए 2 आतंकवादियों के हाथों पटियाला में शहीद हुए। बरार को बाद में पद्मश्री दिया गया। कहा जाता है कि अगर बरार जिंदा रहते तो वो पूरे स्टेट पुलिस फोर्स के नेचुरल लीडर बन सकते थे। 1988 में एसएसपी शीतल दास और एसपी बलदेव सिंह बरार की हत्या खुद एक एएसआई दलबीर सिंह जो केएलएफ से जुड़ा था ने इंटेरोगेशन के दौरान की। ये दिखाता है कि मिलिटेंट आइडियोलॉजी फोर्स के अंदर तक घुस चुकी थी। 1990 में पीएपी कॉम्प्लेक्स जलंधर में गोविंद राम अपने ऑफिस कूलर में छुपाए गए, बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। उनके साथ 4 और पुलिस पर्सनल भी शहीद हुए और 12 घायल। इंटरेस्टिंग और दुखद बात यह है कि गोविंद राम के बेटे राजन राम को भी पहले ही मिलिटेंट्स ने मार दिया था। कई ऑफिसर्स के केस में तो उनके पूरे परिवार को निशाना बनाया गया। 1987 राया श्री हरपाल सिंह अपने घर में सोते हुए मारे गए। उनका बड़ा बेटा भी इस हमले में मारा गया। छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ। 1990 फरीदकोट डीएसपी सुरजीत सिंह गुमान की गाड़ी पर हमला हुआ। वो, उनकी पत्नी और 2 गनमैन सब मारे गए। 1990 रोपर डीएसपी बलदेव सिंह एक पुलिस पेट्रोल एम्बुश में शहीद हुए, साथ में 2 कांस्टेबल्स भी। और ये सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स तक सीमित नहीं था। इंस्पेक्टर जर्नेल सिंह, इंस्पेक्टर भगत सिंह, एएसआई प्रेमानंद, सूबेदार इंस्पेक्टर हरदयाल सिंह, डीएसपी गुरचरण सिंह, डीएसपी ताराचंद, डीएसपी ओम प्रकाश बेदी, एसपी रुपिंदर पाल सिंह तेजा, एसपी जोगिंदर सिंह खेरा। ये सिर्फ कुछ नाम हैं उस लंबी लिस्ट में जो पंजाब पुलिस के शहीदों की फेहरिस्त में शामिल हैं। इन सब की अपनी एक कहानी है, अपना एक बलिदान है जो अक्सर सिर्फ एक लाइन में सिमट कर रह जाता है। अब वो मोड़ आता है जब सब कुछ बदल गया। यहाँ आता है वो पार्ट जो बहुत कम डिस्कस होता है। 1990 से लेकर 1991 तक जैसे जैसे स्टेट ने अपनी इंटेलिजेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट करनी शुरू की, मिलिटेंट कमांडर्स ने एक नया टेक्टिक अपनाया, सीधा पुलिस ऑफिसर्स के परिवार वालों को निशाना बनाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई पुलिस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में एक्टिव होता या किसी मिलिटेंट से शक्ति से पूछताछ करता तो उसके पूरे एंसेस्ट्रल घर को खत्म करने का फरमान जारी कर दिया जाता था। कुछ रिकॉर्ड्स के अनुसार अकेले 1991 में 250 से ज्यादा पुलिस पर्सनल की फैमिली मेंबर्स, बुजुर्ग, माँ बाप, पत्नियां, भाई बहन, छोटे बच्चे अपने ही गांव में लाइन में खड़े करके गोली मार दी गई। लेकिन यही स्ट्रेटजी मिलिटेंट्स के लिए अल्टीमेट बैकफायर बन गई। इससे फोर्स का मोराल टूटा नहीं बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट एकदम पर्सनल हो गया। पंजाब पुलिस जो मोस्टली लोकल सिख ऑफिसर्स से बनी थी, अब सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक ड्यूटी नहीं निभा रही थी, अब ये उनकी अपनी लड़ाई बन चुकी थी। इसी मोड़ को कई लोग मानते हैं कि ये वही पॉइंट था जब पंजाब पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ अपना सबसे एग्रेसिव, डिसाइसिव अभियान शुरू किया। जब भी पंजाब में आतंकवाद के खत्मे की बात होती है, सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो है केपीएस गिल। उनके सपोर्टर्स उन्हें सुपर कॉप कहते हैं, जबकि उनके क्रिटिक्स उन्हें पंजाब के सबसे कंट्रोवर्शियल पुलिस ऑफिसर्स में से एक मानते हैं। लेकिन इतना तय है कि पंजाब की काउंटर इंसर्जेंसी स्टोरी में उनका नाम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डीजीपी के रूप में गिल ने पंजाब पुलिस की स्ट्रेटजी को पूरी तरह बदल दिया। ये सिर्फ पॉलिसिंग नहीं थी बल्कि एक फुल स्केल काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन था। लोकल पुलिस यूनिट्स को इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेट किया गया। इंटेलिजेंस नेटवर्क को विलेज लेवल तक एक्सपेंड किया गया। इन्फॉर्मर्स और लोकल इनपुट्स पर ज्यादा फोकस किया गया। मिलिटेंट ग्रुप्स के लीडरशिप स्ट्रक्चर को सिस्टमैटिकली टारगेट करने की स्ट्रेटजी बनाई गई। इसी दौर में गिल की वो पॉलिसी भी काफी चर्चा में आई जिसे लोग आमतौर पर बुलेट फॉर बुलेट अप्रोच का नाम से याद करते हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि इसी एग्रेसिव स्ट्रेटजी ने मिलिटेंट्स के हौसले तोड़ दिए, जबकि क्रिटिक्स का मानना है कि इसी दौर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आरोप भी सबसे ज्यादा सामने आए। लेकिन पंजाब में आतंकवाद का अंत सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की कहानी नहीं है,
अगर केपीएस गिल के ऑपरेशनल फेज थे तो बेअंत सिंह उस मिशन की पॉलिटिकल बैकबोन थे। 1992 के इलेक्शंस पंजाब के इतिहास के सबसे मुश्किल इलेक्शंस में से एक माने जाते हैं। मिलिटेंट्स ने इलेक्शन बॉयकॉट की अपील की थी, धमकियां दी जा रही थी और वोटर टर्नआउट सिर्फ लगभग 24% रहा। बहुत लोगों ने उस इलेक्शन की लेजिटिमेसी पर सवाल भी उठाए, लेकिन इसी इलेक्शन के बाद बेअंत सिंह मुख्यमंत्री बने और उन्होंने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को वो पॉलिटिकल बैकिंग दी जो शायद पहले मौजूद नहीं थी। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को लेकर पॉलिटिकल लीडरशिप और पुलिस लीडरशिप एक ही पेज पर नजर आई। कई ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि पंजाब में मिलिटेंसी के खिलाफ फाइनल पुश इसी पॉलिटिकल पुलिस पार्टनरशिप का नतीजा था। और फिर आते हैं वो नाम जो नेशनल हेडलाइंस में कम दिखाई देते हैं लेकिन जमीन पर लड़ाई लड़ रहे थे। इन्हीं ऑफिसर्स में एक नाम था सुमीद सिंह सैनी का। उन्हें अक्सर केपीएस गिल का प्रोटेज कहा जाता है। मिलिटेंट्स के बीच उनका नाम खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए थे। उन्हें मारने के लिए रिवॉर्ड्स और बाउंटीज तक अनाउंस की गई। ये इस बात का संकेत था कि काउंटर इंसर्जेंसी की लड़ाई सिर्फ चंडीगढ़ के ऑफिसर्स में नहीं बल्कि पंजाब के गांव, कस्बों और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की जमीन पर लड़ी जा रही थी। ऐसे कई ऑफिसर्स थे जिन्होंने हर दिन ये जानते हुए ड्यूटी की कि अगला टारगेट शायद वो खुद हो सकती है। लेकिन केपीएस गिल की कहानी सिर्फ पंजाब और मिलिटेंसी तक सीमित नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि उनका नाम इंडियन हॉकी के इतिहास में भी एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है। एक ऐसा वक्त था जब इंडियन हॉकी फेडरेशन अंदरूनी विवादों, गुटबाजी और एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस से जूझ रही थी। भारत के राष्ट्रीय खेल मानी जाने वाली हॉकी अपनी पुरानी पहचान खो रही थी और इंटरनेशनल स्टेज पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ती जा रही थी। इसी दौर में गिल फेडरेशन से जुड़े और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग और फेडरेशन को स्टेबल डायरेक्शन देने की कोशिश में उनका नाम सामने आया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट का मानना है कि बाद में इंडियन हॉकी के रिवाइवल की जो बुनियाद तैयार हुई उसमें गिल का भी एक योगदान था। इसलिए केपीएस गिल को सिर्फ एक डायमेंशन में देखना आसान है लेकिन शायद सही नहीं। एक तरफ वो ऑफिसर हैं जिन्होंने पंजाब को टूटने से बचाया, दूसरी तरफ सतलुज जैसी मूवी में ये नैरेटिव चलाया जाता है कि वो ह्यूमन राइट वायलेशन के गंभीर आरोपी थे, और तीसरी तरफ वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनका नाम इंडियन हॉकी के पुनर्गठन से भी जोड़ा जाता है। शायद इसीलिए केपीएस गिल पर बहस आज भी खत्म नहीं हुई है। उनकी लेगेसी को समझने के लिए सिर्फ उनकी सफलताओं या सिर्फ उनके आरोपों को देखना काफी नहीं है। अब अगस्त 31, 1995 चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह, जिन्होंने पुलिस फोर्स को वो पॉलिटिकल बैकिंग दी जिसकी उन्हें जरूरत थी, खुद एक सुसाइड बॉम्ब अटैक में मारे गए। बॉम्बर था दिलबार सिंह बब्बर, कोई बाहर का आदमी नहीं बल्कि खुद एक सर्विंग पंजाब पुलिस कांस्टेबल जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से रेडिकलाइज हो चुका था। ये एक दुखद पोस्ट स्क्रिप्ट है उस पूरे दौर का जहां हिंसा का सर्कल कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। लेकिन इस पूरी कहानी का एक पहलू ऐसा भी है जिसके बिना पंजाब की मिलिटेंसी और उसके खिलाफ चलाए गए काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन को समझना मुश्किल है। आज जब पंजाब में आतंकवाद के खत्मे की बात होती है, डिस्कशन अक्सर सीधा केपीएस गिल एनकाउंटर्स और पुलिस ऑपरेशंस पर आ जाता है। लेकिन एक सवाल बहुत कम पूछा जाता है, पंजाब पुलिस इतनी एग्रेसिव हुई क्यों? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर फोर्स को फुल स्केल काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स में बदल दिया? इसका जवाब हमें 1980s के आखिरी और 1990s के शुरुआती सालों में मिलता है। मिलिटेंसी के शुरुआती दौर में आम नागरिक सबसे बड़े टारगेट थे। बस मैसेक्योर्स हुए, बाजारों और पब्लिक स्पेसेस पर हमले हुए, मॉडरेट सिख नेताओं और जर्नलिस्ट को मारा गया। लेकिन धीरे धीरे मिलिटेंट्स की स्ट्रेटेजी बदलने लगी। अब उनका फोकस सिर्फ डर फैलाना नहीं था बल्कि स्टेट की बैकबोन को तोड़ना था, और किसी भी स्टेट की बैकबोन होती है उसकी पुलिस। पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स और जवान सिस्टमैटिकली टारगेट किए जाने लगे। डीआईजी, एसएसपी और एसपी रैंक के ऑफिसर्स तक को छोड़ा नहीं गया। सीनियर ऑफिसर्स पर एम्बुशेस हुए, कॉन्वॉय अटैक्स हुए, लैंडमाइन ब्लास्ट हुए। ऐसे कई एग्जांपल्स मिलते हैं जहां ऑफिसर्स को ड्यूटी पर ही नहीं बल्कि जॉगिंग करते हुए, घर जाते हुए या रूटीन मूवमेंट के दौरान निशाना बनाया गया। इसी दौर में पंजाब पुलिस ने ज्यादा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनानी शुरू की। इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस बढ़े, इन्फॉर्मर
नेटवर्क्स एक्सपेंड हुए, मिलिटेंट लीडरशिप को आइसोलेट और न्यूट्रलाइज करने पर फोकस बढ़ा। सपोर्टर्स कहते हैं कि इसी स्ट्रेटेजी ने मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी। आलोचक कहते हैं कि इसी दौर में कई ऐसे कदम भी उठाए गए जिन पर आज तक सवाल उठते हैं। और यही वजह है कि पंजाब की कहानी सिर्फ गुड गाइज वर्सेस बैड गाइज की कहानी बना देना इतिहास के साथ अन्याय होगा। वैसे एक और सवाल भी पूछा जाना चाहिए, आखिर पंजाब को इस स्थिति तक पहुंचाने ही क्यों दिया गया? जब रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा था, जब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप मजबूत हो रहे थे, जब टारगेटेड किलिंग शुरू हो रही थी, तब राजनीतिक नेतृत्व क्या कर रहा था? क्या समस्या को समय पर पहचाना गया? क्या कुछ गलत पॉलिटिकल कैलकुलेशंस ने सिचुएशन को और खराब किया? क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स और टेक्टिकल कॉम्प्रोमाइजेस ने ऐसे तत्वों को स्पेस दिया जो बाद में स्टेट के लिए ही चैलेंज बन गया? ये सवाल असुविधाजनक जरूर हैं, लेकिन इतिहास को समझने के लिए जरूरी भी हैं। क्योंकि अक्सर जब हम पंजाब की मिलिटेंसी पर बात करते हैं तो हम अंतिम अध्याय पर ज्यादा फोकस करते हैं, एनकाउंटर्स, ऑपरेशंस और मिलिटेंट्स के खत्मा पर। लेकिन शुरुआती अध्याय जहां गवर्नेंस फेलियर्स, पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव इनडिसीजंस ने क्राइसिस को जन्म दिया, उन पर उतनी चर्चा नहीं होती। इसी कॉन्टेक्स्ट में केपीएस गिल और बेअंत सिंह की भूमिका को देखना जरूरी है। पंजाब में एंटी टेरर कैंपेन किसी एक व्यक्ति का प्रोजेक्ट नहीं था। केपीएस गिल ऑपरेशनल फेज थे, लेकिन बेअंत सिंह ने उस कैंपेन को पॉलिटिकल बैकिंग दी। 1992 के इलेक्शंस के बाद जब पंजाब में सिविलियन गवर्नमेंट वापस आई, तब पुलिस और पॉलिटिकल लीडरशिप एक साथ नजर आई। कई ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि मिलिटेंसी के खिलाफ फाइनल पुश इसी पार्टनरशिप का नतीजा था। शायद इसीलिए मिलिटेंट्स ने बाद में बेअंत सिंह को भी अपना टारगेट बनाया और 1995 में उनकी हत्या कर दी। चलिए, वीडियो की शुरुआत में हमने एक कॉन्सेप्ट की बात की थी, मोनोपोली ऑफ वायलेंस, यानी किसी भी मॉडर्न स्टेट में कानून लागू करने और वैध बल प्रयोग करने का अधिकार सिर्फ राज्य के पास होता है। पंजाब की मिलिटेंसी को कई एक्सपर्ट्स इसी नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ अभियान नहीं था, बल्कि स्टेट की अथॉरिटी को दोबारा स्थापित करने की लड़ाई भी थी। सवाल ये नहीं था कि सिर्फ मिलिटेंट्स को हराया जाए, बल्कि ये भी था कि लोगों का भरोसा दोबारा कानून और राज्य की संस्थाओं में कैसे वापस लाया जाए। और शायद इसी जगह पर सतलुज जैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। फिल्म जसवंत सिंह खालरा की कहानी और स्टेट एक्सेस के आरोपों पर फोकस करती है, और किसी भी लोकतंत्र में स्टेट की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाना जरूरी भी है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या पंजाब की पूरी कहानी सिर्फ इसी एक लेंस से समझी जा सकती है? क्या उस पंजाब की तस्वीर पूरी होगी जहां बसों से लोगों को उतार कर मारा जा रहा था, लेकिन उन लोगों का जिक्र ना हो जो उस हिंसा के शिकार बने? क्या वो कहानी पूरी होगी जहां पुलिस एक्सेसेस की बात हो, लेकिन उन 1700 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के बलिदान का जिक्र ना हो जो उस लड़ाई में मारे गए? क्या वो नैरेटिव पूरा होगा जहां जसवंत सिंह खालरा का नाम हो, लेकिन डीआईजी अतवाल, अविंदर सिंह बरार, केआरएस गिल, बेअंत सिंह और उन अनेक आम पंजाबियों की कहानियां ना हो जहां आतंकवाद के सामने खड़े रहे? शायद नहीं, क्योंकि पंजाब की कहानी किसी एक हीरो या किसी एक विलन की कहानी नहीं है। ये स्टेट की गलतियों की भी कहानी है, ये पॉलिटिकल फेलियर्स की भी कहानी है, ये आतंकवाद के शिकार बने हजारों निर्दोष लोगों की भी कहानी है, और ये उन पुलिस कर्मियों की भी कहानी है जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। इसीलिए पंजाब के उस दौर को समझने के लिए सिर्फ एक फिल्म, एक किताब या एक नैरेटिव काफ़ी नहीं हो सकता। अगर हम सिर्फ स्टेट की कहानी सुनेंगे तो तस्वीर अधूरी रहेगी, और अगर हम सिर्फ स्टेट के खिलाफ कहानी सुनेंगे तब भी तस्वीर अधूरी रहेगी। पंजाब की सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है, और इसीलिए पंजाब को समझने के लिए हमें पूरी कहानी देखनी होगी, सिर्फ वो नहीं जो स्क्रीन पर दिखाई गई है, बल्कि वो भी जो उस स्क्रीन के बाहर रह गई। अब इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।